हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमने वीडियो को अपलोड नहीं किया है, इसके लिए मैं खेद है क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बीजांड के प्रकार, परागण के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज हम पढ़ेंगे पराग नली का बीजांड में प्रवेश, यानी कि पराग कण जब अंकुरित होते हैं तो पराग नलिका किस प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पराग नलिका बीजांड में प्रवेश। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश, इस बीजाणु द्वारी प्रवेश को हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी कहते हैं। आइए देखते हैं फिगर के अनुसार। बीजाणु द्वारी प्रवेश का मतलब होता क्या है भाई? जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश करती है तो इस स्थिति को कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। ये हमारा रहा बीजांड। बीजांड की समझ चाहिए होगी। ये ऊपर है चैलेजा, न्यूसेलस, एम्ब्रियो, सैक, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकिल। बीजांड, अब देख लेते हैं पराग नली के बारे में। ये हमारा है पॉलन ट्यूब। पढ़ना क्या है भाई हमें? पराग नली का बीजांड में प्रवेश, यानी कि ये जो पराग नली है, यानी जब पराग कण अंकुरित होते हैं तो जो पराग नलिका निकलती है जन्म क्षेत्र से, तो वह पराग नली बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला है, इसमें हम पढ़ रहे हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। तो बीजांड द्वारी प्रवेश हम किसे कहेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश करे। जब पराग नलिका कहां से? बीजांड द्वार से होकर के कहां? बीजांड में प्रवेश करे, तो इसे कहेंगे हम लोग क्या? बीजांड द्वारी प्रवेश। आई बात समझ में? देख लेते हैं। ये है आपका बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रोपाइल को हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। जब यह पराग नलिका क्या कर रही है? वृद्धि करके कहां से? बीजांड द्वार से बीजांड में जब प्रवेश कर रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। और यह पाया जाता है अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ठीक है भाई, जैसे है द्विबीजपत्री पादपों में अधिकांश। ठीक है, अधिकांशता कहां पाया जाता है भाई? द्विबीजपत्री पादपों में। आई बात समझ में? कैसे बार देख लेते हैं। पराग नली का बीजांड में प्रवेश, तो पराग नली बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें पहला है बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें हम लोग, तो कहते हैं जैसे कि अगर कहीं किसी के घर में चोरी हो रही है, तो अगर चोर दरवाजे से होकर के घर में प्रवेश कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? बीजांड द्वारी, यानी कि द्वारीय प्रवेश कहेंगे ना। यानी जब चोर क्या हो? दरवाजे से होकर के प्रवेश करे तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वारीय प्रवेश। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, जब पराग नलिका कहां से? बीजांड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश करता है तो इसे हम क्या कहेंगे? बीजांड द्वारी प्रवेश कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलते हैं। दूसरा पढ़ना है हमें अब
इसमें दूसरा पढ़ना है निभागीय प्रवेश, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं चैलेजोगैमी। पहला हम लोगों ने पढ़ा क्या, पोरोगैमी, यानी कि जब बीजांड में परागनलिका बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है तो इसे हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। और दूसरा हमें पढ़ना क्या है भाई, चैलेजोगैमी, यानी कि जब परागनलिका कहां से, चैलेजा से होकर के बीजांड में प्रवेश करे तो उसे क्या कहेंगे, चैलेजोगैमी, यानी कि निभागीय प्रवेश। दूसरा क्या है भाई, निभागीय प्रवेश, इसे कहते हैं चैलेजोगैमी। तो फिगर देख लेते हैं, पहले ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा पॉलिटिव है। तो हमें पढ़ना क्या है भाई, निभागीय प्रवेश, यानी जिसे कहते हैं चैलेजोगैमी। तो चैलेजोगैमी या निभागीय प्रवेश किसे कहेंगे, जब परागनलिका, ये जो पॉलन ट्यूब है, जब परागनलिका कहां से, चैलेजा से होकर के बीजांड में प्रवेश करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, निभागीय प्रवेश या चैलेजोगैमी कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का मकान जो है खपड़े का हो, तो अगर चोर खपड़े से, यानी कि छत का जो खपड़ा होता है उसे हटा करके अगर घर में प्रवेश करे तो उसे क्या कहेंगे, छत, यानी कि जो छत बना है वहां से जब प्रवेश करता है तो छतीय प्रवेश कहेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, निभाग जो है बीजांड में सबसे ऊपर की तरफ है, और ऊपर यानी कि छत की तरफ, जैसे हम लोग कह रहे हैं छत की तरफ है, तो जब छत से क्या करे, यह परागनलिका बीजांड में प्रवेश करे तो उसे क्या कहेंगे, निभागीय प्रवेश या चैलेजोगैमी कहेंगे। और यह स्थिति पाई जाती है आपकी कैजुराइना में, कैजुराइना नामक पौधे में। ठीक है, आई बात समझ में। फिर से एक बार देख लेते हैं, निभागीय प्रवेश किसे कहेंगे भाई, जब परागनलिका बीजांड में निभाग से यानी चैलेजा से होकर के प्रवेश करती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, चैलेजोगैमी यानी कि निभागीय प्रवेश कहलाती है। आई बात समझ में। आगे देखते हैं, तीसरा हमें पढ़ना है इसमें। तीसरा क्या है भाई, तीसरा जो है वह है अध्यावरणीय प्रवेश, यानी कि मीजोगैमी जिसे हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हम मीजोगैमी कहते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं क्या है भाई तीसरा, मीजोगैमी। मीजोगैमी यानी कि इसे कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। तो फिगर ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। ये है आपका पॉलन ट्यूब, और ये है आपका ओव्यूल। देखिए अब क्या है, पढ़ना क्या है हमें, मीजोगैमी या तो जिसे कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। तो अध्यावरणीय प्रवेश किसे कहेंगे, यानी कि जब परागनलिका अध्यावरण यानी दीवारों से होकर के प्रवेश करता है कहां पर, बीजांड में, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, अध्यावरणीय प्रवेश। चोरी जैसे होता क्या है, तीन प्रकार से होते हैं ना, एक तो दरवाजे से जाए बेचारा चोरी करके चला जाए,
और दूसरा क्या है, किसी का खपरेल वाला मकान है और वो खपरेल यानी छत से होकर के प्रवेश करे घर में, तो वो क्या कहलाएगा, दूसरा यानी कि छत यानी निभागी कहलाएगा। निभाग यानी ऊपर वाला भाग, ठीक है, ऊपर वाले भाग से आकर के चोरी कर ले तो वो निभागी कहलाएगा। और तीसरा जो होता है वो क्या कहते हैं, उसे अध्यावरण यानी दीवारी प्रवेश। दीवारी प्रवेश का मतलब होता है क्या है, दीवार में होल करके, जैसे कहते हैं ना सेंध लगाना, तो सेंध लगा करके जब वह क्या करे, रूम में प्रवेश करे और वहां से चोरी करके निकल जाए तो उसे कहेंगे अध्यावरणीय प्रवेश यानी दीवारी प्रवेश कहेंगे, यानी कि मीजोगैमी कहेंगे भाई। ठीक है, तो आइए फिर से देख लेते हैं मीजोगैमी अध्यावरणीय प्रवेश किसे कहते हैं। तो जब पराग नलिका बीजांड में अध्यावरण से होकर के प्रवेश करते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है, मीजोगैमी या अध्यावरणीय प्रवेश कहलाती है। अगर बात करें तो जैसे में है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में, सॉरी कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में किस प्रकार का, अध्यावरणीय प्रकार का पराग नलिका प्रवेश पाया जाता है। आई बात समझ में। एक बार तीनों को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार डिफिनेशन के तौर पे पहला है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, बीजांड द्वारी प्रवेश। जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश करता है तो उसे हम बीजांड द्वारी प्रवेश करते हैं, जैसे कि अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में। दूसरा है आपका मीजोगैमी, सॉरी चैलेजोगैमी। दूसरा है चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी का मतलब होता है क्या है भाई, जब पराग नलिका छत यानी निभाग से होकर के बीजांड में प्रवेश करे तो यह स्थिति क्या कहलाती है, चैलेजोगैमी या निभागीय प्रवेश कहलाती है। अब आगे तीसरा जो है वो है आपका मीजोगैमी या जिसे कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। तो अध्यावरणीय प्रवेश किसे कहेंगे भाई, जब पराग नलिका दीवार यानी अध्यावरण से होकर के कहां बीजांड में प्रवेश करती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, अध्यावरणीय प्रवेश कहलाती है। जैसे में क्या है, कुकुरबिटेसी कुल के पादप है। कुकुरबिटेसी कुल जिसमें आते हैं भाई कद्दू, खीरा, ककड़ी वगैरह, टोड़ा वगैरह जो आते हैं वो कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने पढ़ा क्या, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश तो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना क्या है, निषेचन के बारे में। निषेचन, द्विनिषेचन, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं हम लोग निषेचन और द्विनिषेचन के बारे में। चलिए पढ़ना क्या है हमें अब, निषेचन तथा द्विनिषेचन, हम ये पढ़ना है। अर्थात इसे अंग्रेजी में कहे हैं तो क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। देख लेते हैं, हम लोग इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। निषेचन और द्विनिषेचन को फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो पहले फिगर बना लेते हैं, एम्ब्रियो सैक का फिगर बनाएंगे हम लोग और उसमें पराग नलिका का प्रवेश कराएंगे और हम जानेंगे कि पराग नलिका में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं और भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। कौन केंद्र यानी पराग नलिका का कौन सा केंद्र भ्रूणकोश के किस केंद्रक के साथ मिलेगा तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, और कौन सा केंद्रक दूसरे यानी भ्रूणकोश के दूसरे केंद्रक के साथ मिलेगा तो द्विनिषेचन या त्रिसंलयन की प्रक्रिया संपन्न होगी। यानी द्विनिषेचन हम इसे कहते क्यों हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं।
अब हम इन जैसे फिगर तो बन गया, ये जो संरचना है आपका, ये जो गोल संरचना है इसे कहते हैं भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियोसाइट कहते हैं, और ये जो लंबी नलिकाकार संरचना है इसे कहते हैं पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका कहते हैं। अब इन दोनों संरचनाओं में कौन कौन से केंद्रक पाए जाते हैं और कौन केंद्रक किस केंद्रक के साथ मिलकर के कौन सी प्रक्रिया को पूर्ण करेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से केंद्रक है भाई। ये है आपका अंड कोशिका, अंड कोशिका, ठीक है, जिसे कहते हैं एग सेल, एग सेल। ये दोनों कोशिकाएं जो हैं ये कहलाती हैं सहायक, सहायक कोशिका, जिसे कहते हैं सिनर्जीड, सिनर्जीड सेल। ऊपर चले, ये है आपका द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक जिसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ऊपर चले तो ऊपर की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिध्रुवी कोशिका, प्रतिध्रुवीय कोशिका। अब पराग नलिका में बात करें कि पराग नलिका में कौन कौन से केंद्र उपस्थित होंगे, तो पराग नलिका में देख लें तो पराग नलिका में क्या है, फर्स्ट मेल गैमीट यानी कि इसे कहते हैं प्रथम नर केंद्रक, ठीक है। दूसरा जो है उसे कहते हैं सेकेंड मेल गैमीट यानी कि द्वितीय नर केंद्रक। फिगर बन चुका है हमारा। फिगर में हम लोगों ने नाम भी डिनोटेड कर दिया है कि कौन से यानी किस केंद्रक को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर जानेंगे निषेचन और द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो अगर हम देखें यह जो गोल संरचना है, इस गोल संरचना में कितने 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है, 7 सेल। अब अच्छा, हम भ्रूणकोश को 8 न्यूक्लियस और 7 सेल कोशिका यानी 7 सेल स्थिति क्यों कहते हैं, तो जान लेते हैं। इसमें कुल केंद्रकों की संख्या कितनी है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है केंद्रकों की, न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, 8 है। अगर बात करें कि अब इसे 7 सेल क्यों कहा जाता है, तो 7 सेल इसलिए कहा जाता है कि जो बीच के द्वितीय के केंद्रक होते हैं, जो 2 न्यूक्लियस है, वो दोनों न्यूक्लियस मिलकर आपस में मिलकर के एक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं 7 सेल स्टेज भी कहते हैं। तो 1 2 3 और ये दोनों मिलकर के एक ही हो जाएंगे, तो 3 4 5 6 7, यानी कि भ्रूणकोश कैसी स्थिति है भाई, 8 न्यूक्लियस यानी 8 कोशिकी सॉरी 8 केंद्र की अवस्था तथा 7 कोशिकी अवस्था होती है। जिसमें से अगर बीजाणु द्वार के बारे में बात करें यानी बीजाणु द्वार के नीचे की बात यानी कि बीजाणु द्वार की तरफ की बात करें, तो बीजाणु द्वार की तरफ की 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से जो लंबी कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका या एग सेल कहते हैं। बीजाणु द्वार की तरफ जो कोशिका उपस्थित होगी भ्रूणकोश में, और उसमें जो लंबी या सबसे बड़ी कोशिका होगी उसे हम क्या कहेंगे, अंड कोशिका कहेंगे। और उसके साथ में जो 2 कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, उसे कहते हैं सहायक कोशिका या तो सिनर्जीड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सहायक कोशिका या सिनर्जीड सेल कहते हैं। आगे चले, मध्य में 2 केंद्रक एक साथ मिलते हैं और इन दोनों केंद्रकों को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। और अगर निभाग की तरफ चले यानी चलेजा की तरफ चले, तो चलेजा की तरफ 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिन्हें एंटीपोडल सेल यानी प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। अब इसमें से कौन सी कोशिका किसी के साथ मिलकर के किस प्रक्रिया को पूर्ण करेगी, आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं।
देख लेते हैं क्या है भाई, इस पराग नलिका में उपस्थित जो प्रथम नर केंद्रक है, कौन है, प्रथम नर केंद्रक जब अंड कोशिका के साथ मिलेगा, पराग नलिका का प्रथम नर केंद्रक भ्रूण कोश के अंड कोशिका के साथ मिलकर के युग्मक संलयन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। आई बात समझ में? नहीं? देख लेते हैं फिर से, नाम मिटा दे रहे हैं हम। ये हमारी क्या है, अंड कोशिका, और ये हमारा है प्रथम नर केंद्र। जब क्या है भाई, पराग नलिका का प्रथम नर केंद्र, पराग नलिका का प्रथम नर केंद्र भ्रूण कोश के अंड कोशिका के साथ, किसके साथ, भ्रूण कोश के अंड कोशिका के साथ मिलेगा, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है, संलयन, यानी युग्मकों का संलयन कहलाता है। ठीक है, या तो हम इसे हम क्या कह सकते हैं, निषेचन भी कह सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जब पराग नलिका का प्रथम नर केंद्र भ्रूणकोश के अंड कोशिका के साथ मिलता है, तो यह प्रक्रिया संलयन या निषेचन कहलाती है, जिसके फल स्वरूप किसका निर्माण होगा भाई, भ्रूण का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। अर्थात यह कैसी संरचना होगी, द्विगुणित होगी। क्यों होगी, क्योंकि भ्रूणकोश में जितने भी केंद्रक होते हैं वह अगुणित होते हैं, और पराग नलिका में जितने केंद्रक होते हैं वह भी अगुणित होते हैं। तो जब पराग नलिका का प्रथम नर केंद्रक जो अगुणित है और भ्रूणकोश का प्रथम यानी कि भ्रूणकोश की जो अंड कोशिका जो कि अगुणित है, जब ये दोनों आपस में मिलेगी तो दो केंद्रक मिलेंगे तो द्विगुणित हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगुणित कोशिका दो अगुणित कोशिका मिलने पर वह संरचना क्या हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी, सॉरी द्विगुणित हो जाएगी। आई बात समझ में? तो फिर से एक बार देख लेते हैं, निषेचन या संलयन किसे कहते हैं, जब पराग नलिका का प्रथम नर केंद्रक भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका के साथ मिलती है तो इस प्रक्रिया को संलयन या निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, पराग नलिका का द्वितीय नर केंद्रक, द्वितीय नर केंद्रक और भ्रूणकोश का द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, क्या है भाई, पराग नलिका में उपस्थित द्वितीय नर केंद्रक भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर के किस प्रक्रिया को पूर्ण करेगी भाई, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन का मतलब होता है क्या है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, त्रिगुणित हो। त्रिगुणित क्यों हो, क्योंकि द्वितीय केंद्रक खुद दो केंद्रकों से मिलकर के बना, यानी कि द्विगुणित संरचना खुद है, तो उसमें एक केंद्रक और मिल जाएगा तो तीन केंद्रक हो जाएंगे ना, इसीलिए इसे हम कहते हैं त्रिगुणित संरचना। और यह प्रक्रिया यानी इनके संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिसंलयन कहलाती है। आई बात समझ में? क्या है भाई, जब भ्रूणकोश में सॉरी जब पराग नलिका में उपस्थित द्वितीय नर केंद्रक भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर के मिलती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिसंलयन कहलाती है, जिसके फल स्वरूप किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोश का। जिसके फलस्वरूप क्या निर्मित होगा भाई, भ्रूणकोश निर्मित होता है। ठीक है, अब भ्रूणकोश और भ्रूण तो निर्मित हो गए, अब हमें पढ़ना है निषेचन तो हो गया भाई। निषेचन कहाँ हुआ है, जब पराग नलिका में उपस्थित प्रथम नर केंद्रक भ्रूणकोश में उपस्थित अन्य कोशिका के साथ मिलेगा तो यह प्रक्रिया संलयन या निषेचन कहलाती है। निषेचन हमें समझ में आ गया, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, भ्रूण यानी युग्मनज का निर्माण होता है। अब हमें पढ़ना है द्विनिषेचन के बारे में ना, तो द्विनिषेचन किसे कहेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ लें त्रिसंलयन क्या है। तो पराग नलिका में उपस्थित द्वितीय नर केंद्रक भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर के त्रिसंलयन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है,
भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अर्थात इस प्रक्रिया में, ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है भाई कि दो नर केंद्रकों द्वारा भ्रूणकोश में उपस्थित दो मादा केंद्रकों के साथ संलयित होता है। यानी कि पराग नलिका में उपस्थित दो नर केंद्र भ्रूणकोश में उपस्थित दो नर मादा केंद्रकों के साथ संलयित होता है या मिलता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। आई बात समझ में? फिर से एक बार, क्या है भाई, पराग नलिका में उपस्थित दो नर केंद्रक भ्रूणकोश में उपस्थित दो मादा केंद्रकों के साथ मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिसके कारण कि आपको मेरा नया जो न्यू वीडियो होगा आपको पहले ही पता चल जाए।